नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेवी ग्रुप पे स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कक्षा का विषय है छंद। ठीक है, इससे पहले हम रस और अलंकार पढ़ चुके हैं। आप जाकर उन वीडियोस को देखिए, हम वो पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे छंद, लेकिन छंद प्रकरण को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि छंद से परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, छंद से इस तरीके के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, या दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा हमें पंक्तियां देके ये पूछ लिया जाता है, आप बताइए इसमें दोहा है, सोठा है, चौपाई है, गीतिका है, हरि गीतिका है, रोला है, कुंडलिया है, छप्य है, क्या है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं कि दोहा के विषम चरण में या सम चरण में कितनी मात्राएं हैं, ऐसा पूछा गया है। या फिर ये भी पूछा गया है कि सममात्रिक छंद छाटिए, आपको 3 आर्द्रसम दे दिए या 1 सममात्रिक दे दिया, या 3 सममात्रिक दे दिए और कहा आपसे 1 आर्द्रसम मात्रिक जाति का छंद छाटिए। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न हैं जो हमारे छंद प्रकरण से बनते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा छंद के बारे में कुछ बिंदु जो हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले छंद का हम जानते हैं अर्थ क्या होता है। देखिए, छंद का अर्थ होता है जो आह्लाद उत्पन्न करेगा या खुशी उत्पन्न करेगा, उसे हम कहते हैं छंद। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आह्लाद उत्पन्न हो तो रहा है, लेकिन आह्लाद उत्पन्न होने का या खुशी उत्पन्न होने का कोई तो कारण होगा। तो वो खुशी या वो कारण या वो जो आह्लाद उत्पन्न हो रहा है वो हो कैसे रहा है। देखिए, ये जो वर्ण या फिर मात्रा की एक नियोजित व्यवस्था, वर्ण या फिर मात्रा की एक नियोजित व्यवस्था से क्या होगा? छंद में आह्लाद उत्पन्न होगा। तो ये जो हमारी एक नियोजित व्यवस्था होगी, जब हम इसको क्रम से लगाएंगे, मतलब कहाँ पे यति है, कहाँ पर गति है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बढ़ना है, इस तरीके से हमारा जो छंद होगा वो आह्लाद उत्पन्न करेगा। जैसे कि देखिए, उदाहरण देखो। अच्छा, एक चीज़ अभी चलो इसमें बताती हूँ, उदाहरण में ही बताती हूँ। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमिल बोलिए नदी नाव संजोग। यानी कि अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो अंत में आ रहा है तुक, लोग और संजोग बन रहा है ना। हमने अलंकारों में पढ़ा था अंत्यानुप्रास, अंत में तुक पढ़ा था। हालांकि यहाँ हमारा अलंकार का विषय नहीं है, छंद का विषय है, लेकिन जो छंद है वो भी तुकांत और तुक के आधार पर, ठीक है, 2 भागों में बटे हैं, तुकांत छंद और अतुकांत छंद। तो अगर आपसे ये उदाहरण देके पूछा जाता किस तरीके का छंद है ये, तो तुकांत छंद है। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद, देखो इसका जो उल्लेख है छंद का कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंद का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में है। ठीक है, अब जो हमारा छंद है ये किस धातु से बना है? छंद शब्द हमारा चग या फिर कह सकते हैं छद धातु से बना है। पहले था चग, धीरे धीरे हो गया छद। ठीक है, क्या छंद को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? हाँ, छंद को अन्य नाम है पिंगल, जिससे जाना जाता है। ऐसा क्यों है कि इसको पिंगल कहते हैं? क्योंकि छंद के जो आदि प्रणेता हैं वो हैं आचार्य पिंगल, जिन्होंने छंद सूत्र की रचना की। तो अगर आपसे छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम पूछा जाएगा तो वो है छंद सूत्र। इसी को ही ये आचार्य पिंगल ने लिखी थी और इसी को ही पिंगल शास्त्र भी कह देते हैं।
क्या कह देते हैं? पिंगल शास्त्र भी कह देते हैं। अब देखो, अगर आपसे परीक्षा में पूछा गया छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक आता है मात्रिक छंद, एक आता है वर्णिक छंद और एक आता है मुक्त छंद। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के छंद हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर आते हैं, अच्छा, ये वर्ण और मात्रा से जो नियोजित व्यवस्था है, हालांकि जब हम इनको पढ़ लेंगे मात्रा या वर्ण कैसे गिनते हैं तब समझ में आएंगे, लेकिन आप एक बार शांत चित्त से एक बार इसको सुनिएगा। ठीक है, मैं अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार परिभाषा देख लेते हैं जो आचार्य जगदीश गुप्त ने दी हुई है। ठीक है, उनकी परिभाषा देखते हैं। देखो, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, यति, गति, मात्रा, गणना आदि से गणना आदि में विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना, विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। ठीक है, छंद कहलाती है। अब परीक्षा में मैंने अभी आपसे कहा था, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंक्ति देके हमसे पूछ लेगा, बताओ इसमें दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, गीतिका है या हरि गीतिका है, क्या है? तो अभी हालांकि आपको उदाहरण में समझ नहीं आएगा जब तक कि मैं मात्रिक छंद कैसे और वर्णिक छंद में मात्रा कैसे, वर्णिक छंद में वर्ण कैसे गिनते हैं, मात्रिक छंद में मात्राएं कैसे गिनते हैं। ठीक है, और मुक्त छंद, चलो ये अभी आगे बताएंगे। तो मात्रिक छंद में मात्रा और वर्णिक छंद में वर्ण गिनते हैं। तो इसको शांत चित्त से एक बार सुनना है आपको। देखो, तुलसी इस संसार में लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु। ठीक है, फिर देखो, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, गुरु गुरु, लघु। अब सिर्फ सुनो, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहले इसमें 13 मात्राएं हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारा सोरठा है। क्या है? ये हमारा सोरठा है। अभी ये मात्राएं लगानी हमें सीखनी है, मात्रिक छंद में ये हम पढ़ने वाले हैं। मैं बस आपको ये बताना चाह रही थी अभी कि इस तरीके से हमें मात्रिक छंद होगा या वर्णिक छंद होगा, इस तरीके से हमें गिननी होगी। ठीक है, अब इसे भी देख लेते हैं एक बार, नीचे भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 कैसे बैठ रही है? लगता है कुछ मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, अभी देख लेना आप, अभी बताऊंगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे कहीं एक बार चेक कर लेते हैं। लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु, चंद्रबिंदु। अच्छा, 1 सेकेंड रुकिए, लघु। ठीक है, तो यहाँ भी हो गई हमारी 13 मात्राएं, तो ये हमारा सोरठा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से परीक्षा में हमसे पूछा जाता है कि दोहा है या सोरठा है, ये हमें छांटना होता है। ठीक है, तो अभी आप पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं छंद के अंग या अवयव की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए, चरण कह दो, पहला जो अंग है चरण,
पद या पाद एक ही बात है। तो देखो चरण, छंद में अगर देखा जाए तो सामान्यतः प्राय 4 ही चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 चरण होते हैं। लेकिन अगर आप इनको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख दो तो ये हमारी कहलाती है दल। दल का मतलब होता है समूह। ठीक है, अभी आपको समझाती हूँ उदाहरण। अभी हमने लिया था, अभी आपने देखा था, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हंसमिल बोलिए नदी नाव संजोग। ठीक है, अभी अभी हमने ये उदाहरण देखा था। तो इस तरीके से जब हमने लिखा तो ये हमारा दल कहलाया, क्योंकि हमने 2 को मिलाकर लिख दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ छंद हैं जिन्हें हम 6 पंक्तियों में भी लिखते हैं। इसमें हमारे पास आता है कुंडलियां और छपियर। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरीके से लिखते हैं, अच्छा एक बात और, ये हमारा जो 1 और 3 है ये हमारा है विषम चरण। चरण भी हमारे सम और विषम होते हैं, और ये हमारे पास जो दूसरा और चौथा है इसे हम कहते हैं समचरण। ठीक है, ये है हमारे पास विषम चरण। ठीक है, जब हमने इसे पंक्ति में लिखा इस तरीके से मिला करके तो इसे हमने कहा दल, क्योंकि हमने 2 को मिलाया तो समूह बनाया। ठीक है, अब देखो वर्ण और मात्रा, ये अभी जब हम नियम में आपको लिखवाऊंगी कि हमें वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में कैसे गिनना है तब ये बताऊंगी। ठीक है, अब देखो संख्या क्या होती है। जब आप वर्ण की गिनती करते हो या मात्रा की गिनती करते हो उसे हम कहते हैं संख्या। ठीक है, संख्या क्या है? वर्ण या मात्रा को गिनना। वर्ण या मात्रा को गिनना संख्या है। तो फिर क्रम क्या है? जब आप लघु और गुरु का स्थान निर्धारण कर दोगे, लघु और गुरु का स्थान निर्धारण, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है क्रम। फिर देखो गण क्या होते हैं, ध्यान रखना परीक्षा में पूछा हुआ है। जो 3 वर्णों का समूह है उसे गण कहते हैं। 3 वर्णों का समूह जो है गण कहलाता है। एक प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा गया है, मुझे अब याद आया है। देखो छंद में, हाँ, छंद का जो चतुर्थांश भाग है, छंद का चतुर्थांश भाग चरण कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में ही पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो 3 वर्णों का समूह हमारे पास गण है। इसका एक सूत्र है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। यमाता राजभान सलगा, अभी हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे तब इसको आगे बताती हूँ। अब देखो गति क्या है? गति यानी कि प्रवाह या फिर लय, लय बोलेंगे। ठीक है, जब आप कविता को जो पढ़ने का प्रवाह है या लय उसे हम कहेंगे गति। ठीक है, तो यति और विराम क्या है? यति का मतलब होता है रुकना या ठहराव, जिसको हम कहेंगे रुकना या ठहराव। ठीक है, ये हमारा यति है। गति हमारे पास क्या है? लय या फिर प्रवाह। आप किस तरीके से छंद को पढ़ रहे हो। तो तुक क्या है? जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, तुकांत और अतुकांत 2 तरीके के होते हैं। अगर अंत में बन जाए तो तुकांत छंद, और अगर ना बने तो अतुकांत छंद। आप इसको नोट कर लो। अब हम छंद के प्रकारों पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाए छंद के प्रकार कितने हैं, 3 हैं। अभी देखा था शुरुआत में कौन कौन से थे, मात्रिक छंद, मात्रिक था, मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, और तीसरा कौन सा था, मुक्त छंद। यही था, है ना। चलिए, तो अब हमारा जो मात्रिक छंद है इसे भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, सममात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, अब हमारे पास सम भी 2 भागों में बांटा गया था, साधारण और दंडक। इसी तरीके से वर्णिक छंद को भी हमने सम, अर्धसम और विषम वर्णिक में बांटा। सम, अर्धसम और विषम वर्णिक छंद, ये इतना ही लिखते। अब जो सम है इसको भी हमने साधारण सम वर्णिक छंद में बांटा और दंडक में बांटा। अब आप ये कहोगे कि ये साधारण, दंडक, ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब हम मात्रिक छंद होती है तो हम मात्राओं की गिनती करते हैं, जब हम वर्णिक छंद देखते हैं तो हम वर्ण की गिनती करते हैं। तो जब हमने मात्राएं गिनी तो सम मात्रिक का मतलब है जिसके हर चरण में समान मात्राएं होंगी। अर्धसम का मतलब ये होता है विषम चरण में मात्राएं समान और सम चरण में मात्राएं समान होंगी। विषम में होता है कि चरणों में जो मात्राएं हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, इसी तरीके से वर्णिक छंद में है सेम, कि जब हमारे पास चरण में हमारे पास सब में सम वर्ण होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, वर्णिक छंद, समवर्णिक छंद। और अगर आधे में होंगी तो अर्धसम वर्णिक छंद, और अगर सब में अलग हैं तो विषम वर्णिक छंद होगा। ठीक है, तो मात्रा गिनने पर अगर हमारे पास मात्राएं 32 तक आती हैं तो वो साधारण देखो पढ़ना कैसे है, साधारण सम मात्रिक छंद, इस क्रम में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन दंडक देखो क्या है, 32 से ज़्यादा मात्राएं होते ही अगर आपके पास हो गई तो वो दंडक मात्रिक छंद हो जाएगा, दंडक सम मात्रिक छंद। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा वर्णिक छंद है अगर वो साधारण है तो ये हमारे पास 26, अगर वर्ण की गिनती हमने करी है तो अगर गिनने पर 26 तक वर्ण आए तो वो साधारण है। लेकिन जैसे ही अगर वो 26 से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा दंडक। तो आज की कक्षा में अभी हम छंद के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद ये हमारी छंद की एक बेसिक क्लास थी। इसके बाद हम एक एक करके मात्रिक छंद के बारे में पूरा, वर्णिक छंद के बारे में पूरा और मुक्त छंद के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मुक्त छंद में ज़्यादा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो वर्ण और ना ही मात्रा को गिनना होता है, कोई प्रतिबंध ही नहीं है, वर्ण और मात्रा को गिनना ही नहीं है, मुक्त छंद है। इसमें हमारे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कला है वो उदाहरण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो जूही की कला है वो इसका मुक्त छंद का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें तो हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा ना पूछा जाएगा ना पूछा गया है। ठीक है, यहाँ हमारा जो मात्रिक छंद है वो हमारा बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्णिक छंद भी अब परीक्षाओं में बहुत पूछा जाने लगा है। हालांकि मात्रिक छंद का जो वेटेज है वो वर्णिक से तो ज़्यादा है, लेकिन अब वर्णिक को भी हमें अच्छे से ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आप
ठीक है, अगर मैं इसको डबल स्टार लगा के इम्पोर्टेंट दूँ तो इसको 1 तो अब ले ही लो आप, पढ़ना तो हमें है ही। चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही। तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं।